तो नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सृजनात्मकता का विकास, सृजनात्मकता के विभिन्न सिद्धांत, सृजनात्मकता का क्रम, सृजनात्मकता के विभिन्न स्तर तथा साथ ही हम लोग जानेंगे सृजनात्मकता का शिक्षा के क्षेत्र में महत्व। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता का विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर 30 वर्ष की आयु तक सृजनात्मकता का संपूर्ण विकास हो जाता है। दोस्तों, जो 4-5 वर्ष का बालक होता है वो छोटे छोटे रचनात्मक कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है और इस प्रकार से छोटे छोटे रचनात्मक कार्य करते करते जब वो 30 वर्ष की उम्र तक पहुंचता है तब तक वह बड़े बड़े रचनात्मक कार्य भी करने लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था से सृजनात्मकता प्रारंभ होती है और लगभग 30-32 वर्ष की उम्र तक संपूर्ण रूप से सृजनात्मकता का विकास हो जाता है। सृजनात्मकता को विधायकता भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि विधायकता किसे कहा जाता है। तो विधायकता सृजनात्मकता का ही दूसरा नाम है। बालक को अधिक अनुशासन में रखने से सृजनशीलता का लोप हो जाता है। यदि बालक को किसी कार्य को करने से बार बार टोका जाए तो बालक में रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि कम होने लगती है, जिस कारण से बालक में सृजनशीलता कम हो जाती है। दोस्तों, आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए और नोट भी करते चलिए अब समझते हैं सृजनात्मकता के सिद्धांत। सबसे पहला जो सिद्धांत है वह है अस्तित्ववादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम वुंट हैं। यह सिद्धांत मिलन और सामंजस्य में विश्वास करता है तथा व्यक्ति और संसार से स्वयं को जोड़ने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, जो हमारा अस्तित्ववादी सिद्धांत है, इस सिद्धांत के जनक विलियम वुंट महोदय जी हैं। विलियम वुंट महोदय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने सबसे पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में सन 1879 में स्थापित की थी। तो जो विलियम वुंट महोदय हैं, मनोविज्ञान को चेतना का मनोविज्ञान मानते थे। इन्होंने ये सिद्धांत दिया है अस्तित्ववादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा है, जब व्यक्ति संसार से तालमेल स्थापित करने लगता है तो ऑटोमेटिक उसमें रचनात्मकता आने लगती है। दूसरा देखें, अंतर्दृष्टिवाद सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दीमर थे। इन्होंने इस सिद्धांत में अवबोध पर बल दिया है। अंतर्दृष्टिवाद अर्थात सूझ के सिद्धांत हैं ये, और जो हमारे वर्दीमर जी थे इन्होंने ही सूझ का सिद्धांत दिया था। इनके साथ में वर्दीमर जी के साथ में कोहलर और कोप्पा जी भी थे, वो इनके समर्थक थे। दोस्तों, ये सभी जर्मनी के थे और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने इस सिद्धांत में अवबोध पर बल दिया है। दोस्तों, जितने भी गेस्टाल्टवादी थे वो सभी अवबोध पर बल देते थे। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं कि अंतर्दृष्टिवाद में अवबोध पर बल दिया गया था और इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दीमर जी थे। नंबर 3, सहचारवाद सिद्धांत। यह सिद्धांत रिबॉट महोदय ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार निर्भरता, समानता, मध्यस्थता में साहचर्य बनाए रखने के लिए सृजनात्मकता उत्तरदायी होती है। दोस्तों, सहचारवाद का सिद्धांत था, इसको याद रखेंगे। किसने दिया? रिबॉट महोदय ने दिया। इसमें होता क्या है, इन्होंने ये कहा है कि जब व्यक्ति में निर्भरता अर्थात दूसरे पर निर्भर रहना, समानता अर्थात एक दूसरे से बराबरी करना या एक दूसरे के बराबर माना जाना, एक दूसरे से भेदभाव न होना, मध्यस्थता अर्थात दो लोगों के बीच में आना, इन सभी के बीच में संबंध बनाने के लिए व्यक्ति में सृजनात्मकता होनी बहुत जरूरी है। ऐसा कहने वाले कौन थे? रिबॉट महोदय थे। और इसी सिद्धांत को सहचारवाद का सिद्धांत कहा जाता है। अगला देखें, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के समर्थक फ्राइड, एडलर व युंग थे।
दोस्तों कभी भी मनोविश्लेषण शब्द आए तो 99% मनोविश्लेषण शब्द का उत्तर फ्राइड ही होता है दोस्तों, क्योंकि जो सिगमंड फ्राइड महोदय थे ये मनोविश्लेषणवाद के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने मनोविश्लेषण से संबंधित सिद्धांत दिया था, इसलिए ये सिद्धांत जो हमारा सृजनशीलता का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को भी हम फ्राइड से भी जोड़ते हैं। इनके साथ में एडलर व युंग महोदय भी थे। युंग इनके शिष्य थे और ये इनके समर्थक भी हैं। यहाँ पर दोस्तों युंग को जुंग भी कहा जाता है। इनके अनुसार पूर्व चेतना के विकास पर सृजनात्मकता निर्भर करती है, अर्थात जैसी हमारी पहले से चेतना होगी वैसी ही हम सृजनात्मकता करेंगे। चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं सृजनात्मकता के स्तर। सृजनात्मकता के स्तरों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और नोट भी करते चलिए। आप लोगों ने डायरी ले ली है, उसमें आप लोग नोट करते चलिए। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग याद भी करते चलिए। वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे, मेरा वादा है कि मैं आपको याद करा दूंगा और शिक्षक पात्रता परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अभिव्यक्तात्मक स्तर। यह सृजनशीलता का सबसे निम्नतम स्तर है, अर्थात शुरुआती स्तर है। यह बिना मौलिकता व बिना गुणवत्ता का होता है, अर्थात इस स्तर में बालक में ना तो कोई मौलिकता पाई जाती है ना ही कोई ज़्यादा गुणवत्ता पाई जाती है। अर्थात जिन भी वस्तुओं का या जिन भी प्रोडक्ट का बालक सृजन करता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि मौलिकता हो सकता है वो किसी को देख देख कर उसकी कॉपी कर रहा हो। साथ ही उसमें गुणवत्ता भी जरूरी नहीं है कि हो ही, जो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट उतना अच्छा ना हो। दूसरा होता है उत्पादक स्तर। तो इस स्तर में बालक कुछ ना कुछ उत्पाद बनाता रहता है। जब बालक दूसरे स्तर में पहुंचता है तो बार बार कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वो बनाता है। तीसरा होता है अन्वेषणात्मक स्तर। तो इस स्तर में बालक पुरानी वस्तुओं से नई वस्तुएं बनाता रहता है। दोस्तों अन्वेषणात्मक स्तर से अक्सर प्रश्न आते हैं, जैसे एक व्यक्ति रेशे से बोरी बनी हुई थी और उससे पुनः रेशों का उपयोग करके उससे वो रस्सी बना रहा है, तो वो बालक किस स्तर पर है? तो दोस्तों वो बालक सृजनात्मकता के अन्वेषणात्मक स्तर पर कार्य कर रहा है। अगला होता है नवाचारित स्तर। यह सृजनशीलता का उच्च स्तर है। इसमें बालक मूर्त चीज़ों का सृजन करता है। दोस्तों नवाचारित स्तर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बालक सामने एक मूर्ति को रखकर उस मूर्ति का चित्र बना रहा है, वह सृजनात्मकता के किस स्तर पर कार्य कर रहा है? तो दोस्तों वो नवाचारित स्तर पर कार्य कर रहा है, अर्थात मूर्त चीज़ों का सृजन करना, जो कुछ सामने है उसका सृजन करना। नंबर 5 में है उद्यात्मक स्तर। यह सृजनात्मकता का उच्चतम स्तर है, अर्थात सबसे ऊंचा स्तर है। इसमें बालक अमूर्त चीज़ों का सृजन करता है। दोस्तों इस स्तर पर पहुंचते पहुंचते बालक ऐसे प्रोडक्ट का भी सृजन करने लगता है जो उनके सामने नहीं है, जिनकी सिर्फ वह कल्पना करता है और उनका सृजन कर देता है। अब दोस्तों समझते हैं कि सृजनात्मकता का क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हम तैयारी करते हैं, उसी तरह से सृजनात्मकता के लिए भी दोस्तों सबसे पहला काम क्या होता है? तैयारी। तो इस क्रम में बालक अनेकों तथ्यों को एकत्रित करता है, मतलब बालक विभिन्न प्रकार के तथ्यों को जुटाता है। जैसे समझें आप, यदि कोई बालक कोई चित्र बनाना चाहता है तो रंग ब्रश आदि की जानकारी एकत्रित करता है। वह विभिन्न जानकारी एकत्रित करता है, कहाँ पर हम चित्र बनाएंगे, ड्राइंग में बनाएंगे या दीवार में बनाएंगे, बनने के बाद ये चित्र कैसा लगेगा, इन सभी जानकारियों को शुरुआती स्तर में बालक एकत्रित करता है और यही तैयारी कहलाती है। दोस्तों तैयारी के बाद दूसरी स्थिति आती है उद्भवन। तो इस क्रम में बालक में निष्क्रियता आने लगती है, वह चिंतन छोड़कर आराम करने लगता है। दोस्तों जब उसकी पूरी तैयारी हो जाती है तो वो निष्क्रिय होने लगता है। तीसरी सत्यापन। इस अवस्था में व्यक्ति को समस्या का समाधान मिल जाता है। ये बहुत अच्छी अवस्था है। क्या होता है इस अवस्था में? बालक विभिन्न तथ्यों को जुटाता है, कुछ देर रिलैक्स करता है, फिर इसके बाद उसे
समस्या का समाधान मिल जाता है, अर्थात उसे पता चल जाता है कि हम किस प्रकार से इस प्रोडक्ट का सृजन करेंगे। चौथा होता है प्रदीपन। इस अवस्था में बालक में पुनः स्फूर्ति आ जाती है और वह सृजन कार्य में जुट जाता है, अर्थात जब बालक को तृतीय स्तर में समाधान मिल जाता है समस्या का, तो उसमें पुनः एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है और चौथे स्तर पर जाकर वो एक नई ऊर्जा का संचार करके और अपने रचनात्मक कार्यों में लग जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं सृजनात्मकता का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है। तो सृजनात्मकता और बुद्धि में सकारात्मक या धनात्मक संबंध होता है। दोस्तों, कई बार आप कई पुराने प्रश्न पत्रों को पलटा के देख लीजिएगा, ये प्रश्न आपको रखा हुआ मिलेगा कि सृजनात्मकता और बुद्धि में कैसा संबंध होता है। तो दोस्तों, आज आप लोग याद कर लीजिएगा, सकारात्मक या धनात्मक संबंध होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस बालक की बुद्धि औसत से अधिक होती है वही बालक सृजनशील हो सकता है, और जिस बालक की बुद्धि औसत से कम होगी वो बालक कभी सृजनशील नहीं हो सकता। यदि छात्रों को सृजनात्मकता के विकास हेतु उचित अवसर उपलब्ध कराए जाएं तो उनकी रचनात्मक शक्ति का विकास होगा। दोस्तों, इसको भी समझिएगा। यदि छात्रों को सृजनात्मकता के लिए विभिन्न अवसर उपलब्ध करा दिए जाएं, उन्हें सृजनात्मकता के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो क्या होगा, बालकों में रचनात्मक शक्ति का विकास हो जाएगा। अब जब उनमें रचनात्मक शक्ति का विकास हो जाएगा तो वो अपनी असफलताओं, कुंठाओं आदि को जिनसे वो खिन्न रहते हैं उन्हें भूल जाएंगे। इस प्रकार के बालक ही विशिष्ट क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं जो असफलताओं और कुंठाओं को भूल गए हों। दोस्तों, जब सृजनशीलता को बढ़ावा देंगे, सृजनशीलता को बढ़ावा देने से क्या होगा, बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेगा। जब बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेगा तो वो असफलताओं, चिंताओं, कुंठाओं आदि को वो भूल जाएगा, उसका मन प्रसन्न रहेगा। और जब बालक प्रसन्न चित्त होकर के कोई कार्य करेगा तो वो अपनी क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यदि व्यक्ति में असफलताएं और कुंठाएं होंगी तो व्यक्ति कभी एक विशिष्ट क्षेत्र में पहचान नहीं बना सकता है, वह कभी सफल नागरिक नहीं बन सकता है, उसका कभी समग्र रूप से विकास नहीं हो सकता है। और इन सब को दूर करने का कार्य सिर्फ क्या कर सकती है, सिर्फ सृजनात्मकता ही कर सकती है। दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि अभी मनोविज्ञान की पूरी एक सीरीज आनी बाकी है। दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।